अस्सलाम वालेकुम, बोलिए में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महारुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया है। स्पीकर ने पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी दर्ज करा दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब की नामजदगी सामने आई है। सेनेट से फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज को नामजद किया गया है। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया है। तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पार्लियामेंट से हुकूमत अपोजिशन की बराबरी की नुमाइंदगी है और तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गई हैं। और पीटीआई में धड़ेबंदी सामने आ गई है। बुशरा बीबी ग्रुप और अलीमा खान ग्रुप भी बन गए हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद की अहम मुलाकातें सामने आई हैं। अलीमा खान की रिहाई के बाद सीनियर क़यादत पर तनकीद की जा रही है। पीटीआई में अंदरूनी तकसीम बढ़ने लगी है। रही सही कसर जुल्फी बुखारी के ऑक्सफोर्ड पर बयान ने पूरी कर दी है। बानी पीटीआई ग्रो बंदी से मुश्किल में पड़ गए हैं, जबकि हर कोई अपने रास्ते चाह रहा है। पार्टी शदीद खलफशार का शिकार हो चुकी है। सियासी पंडितों ने कहा है कि बानी पीटीआई इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल से मुमकिन नजर नहीं आ रहा। रास्त पार्टी खलफशार का सबब बनने लगा। जुल्फी बुखारी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई को मुश्किल में डाल दिया। पार्टी में तकसीम का अमल तेज कर दिया। पीटीआई के अंदरूनी हलकों से जुल्फी बुखारी पर कड़ी तनकीद में इजाफा हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाज़ेह कर चुकी है कि किसी भी जुर्म का मुर्तकिब जामे का चांसलर नहीं बन सकता, मगर अदालत जाने का बयान बानी पीटीआई के लिए मज़ीद पेचीदगियां पैदा कर देगा। बानी पीटीआई की बहन रुबीना खान ने इल्जाम आयद किया है कि बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर बनने का कोई शौक नहीं। ये शोशाद जुल्फी बुखारी ने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए छोड़ा है। सियासी तज्ज़ियाकार इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि पीटीआई जो पहले ही तकसीम और खलफशार का शिकार है, इसके लिए नया मामला मज़ीद परेशान कुन है। सियासी तज्ज़ियाकार भी कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई, इनका पेशावर जाकर अली अमीन गंडापुर के साथ बैठना, सीनियर क़यादत का इससे नाला होना, इसी तरह अलीमा खान का जेल से जमानत पर रिहा होना और पार्टी के कुछ सीनियर कायदीन पर तनकीद करना बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी को नाक़िस करार देना भी साबित करता है कि पार्टी में बुशरा बीबी और अलीमा खान का ग्रुप वजूद में आ चुका है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। सियासी पंडितों के मुताबिक इस अंदरूनी खलफशार ने न सिर्फ बानी पीटीआई को उमर अयूब, रऊफ हसन, मुराद सईद, बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी, अलीमा खान समेत मुतअद्दिद ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है, बल्कि बानी पीटीआई को नाकाबिल यकीन सूरत हाल से दो चार कर दिया है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदालत में पेश न होने पर मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फरत अब्बास और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 9 मई जला गिराव के मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत ने वासिक कयूम, जुबैर नियाजी, हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने 7 नवंबर तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने थाना गुलबर्ग समेत दीगर थानों के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और अब आपको ये बताएं कि पेशावर में पीटीआई एमएनए आतिफ खान के गिर्द घेरा मजीद तंग होता नजर आ रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन ने एमएनए आतिफ खान को एक और केस में तलब कर लिया है। आतिफ खान पर महकमा सयाहत और एजुकेशन की वजारत में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर तलब उनको किया गया है। इन पर हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम भी है। इसके साथ साथ जारी नोटिस के मुताबिक आतिफ खान निजी सोसाइटी की तरक्की के लिए सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करते रहे। और तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पीटीआई वकला ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। अदालत ने बानी और बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाह अर्जुमन ने की है। आप पता चलें कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी है। पीटीआई वकला ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाह अर्जुमन ने की है।
اور ناظرین، قانون کی عملداری کے لیے 126ویں ترمیم بھی کرنا پڑی تو کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ ہم کسی ڈھیل یا ڈیل کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے تھے 26ویں آئینی ترمیم ہماری ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہو گئی۔ آپ کو تکلیف اسٹاک کی بہتری کی ہے یا مہنگائی میں کمی کی؟ وہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہے نا، آپ کی جیبوں سے نکالے جائیں گے۔ امریکہ جس نے حکومت گرائی تھی، اب کہتے ہیں وہ بچائے گا۔ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ 190 ملین آپ کی جیبوں سے اور آپ کے اکاؤنٹوں سے نکالا جائے گا۔ توشہ خانہ، بشرا بی بی، آپ کے وہ جو ایک جعلی پردہ کیا ہوا ہے اس کے اندر جو حکومت پاکستان کے ہار اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں وہ نکالیں گے ان چیزوں پہ۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں، سپاہی کو شہید کریں اور لوگوں کو پھولوں کے ہار پہنائیں اور وفاقی حکومت دیکھتی رہے گی؟ نہیں، وفاقی حکومت پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اور ریاست کو چلانے کے لیے آئین، قانون اور کسی قسم کی ڈیل اور ڈھیل کے بالکل ہم سوچتے بھی نہیں۔ سیاسی استحکام کو مزید مضبوط کریں گے۔ 26ویں ترمیم ہوئی ہے، 126ویں بھی کرنی پڑی تو پاکستان کے لوگوں کے لیے، غریب کا چولہا چلانے کے لیے، اکانومی چلانے کے لیے، پاکستان میں قانون کی عملداری کے لیے کریں گے۔ بات کر لیجیے فضائی آلودگی سے متعلق۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پاکستان میں اسموگ کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا۔ کہا فضائیں کنٹرول نہیں کی جا سکتی، بھارت سے آنے والی ہواؤں نے اسموگ پھیلائی ہے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا ایجنڈا ملک کا امن تباہ کرنا ہے۔ صاحبہ نے بات کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو کہ دیوالی یا ظاہر ہے ان کا ایک تہوار ہے، اس کے اوپر آتش بازی، پٹاخے، یہ ان کی روایت ہے، لیکن اگر اسموگ کی جو ہے اس کو سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا، کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن ہم جو کر سکتے تھے پنجاب نے الحمدللہ جو ہے اس کو پورا وہ کرنے کی، کہ چھٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت مگر فضائی آلودگی اتنی بدتر کہ سانس لینا بھی محال ہو جائے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے حوالے سے، جہاں پر دیوالی آلودگی بھی ساتھ لائی ہے۔ آتش بازی سے بھارتی دارالحکومت میں ہوا کا معیار اس حد تک متاثر ہوا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں نئی دہلی آج بھی دوسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسموگ کے بڑھنے کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان اسموگ ڈپلومیسی متعارف کرائی جائے۔ دیوالی پر دلی کی فضا کا دیوالیہ نکل گیا، اسموگ کا روگ برقرار۔ بھارت میں فضائی آلودگی زہریلی سطح پر پہنچ گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 236 تک پہنچ گیا۔ روشنیوں کے تہوار دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے باعث نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ پابندی کے باوجود دیوالی کے موقع پر آتش بازی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بنی۔ انڈیا کا شمار دنیا کے بدترین آلودہ ممالک میں کیا جاتا ہے۔ دنیا کے 30 بدترین آلودہ شہروں میں سے 22 اس ملک میں ہیں، جہاں ہر برس فضائی آلودگی سے 10 لاکھ افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ ہوا کے معیار میں گراوٹ کی وجہ سے نئی دلی سمیت بھارت کے متعدد شہروں میں اسموگ کا راج ہے۔ بھارت کے شمالی حصوں میں چلنے والے کھیتوں کے فضلے سے ہوا کا معیار کم ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق 25 ملین افراد آلودگی سے متاثر ہوئے۔ بھارتی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں 60% متاثرہ افراد فضائی آلودگی کے باعث گلے اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق بھارت میں ہر سال اسموگ اور آلودگی کے باعث لاکھوں افراد لقمہ اجل بنتے ہیں۔ اور بھارت سے آنے والی تیز ہواؤں سے لاہور میں فضائی آلودگی کا انڈیکس آج صبح 1000 تک جا پہنچا۔ لاہور کا فضائی انڈیکس 1067 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور آلودگی میں سب سے پہلے نمبر پر رہنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا شدید دھواں پاکستان میں داخل ہوا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا تیز ہواؤں کا میپ جاری ہو چکا ہے۔ گرین لاک ڈاؤن بھی لاہور کی فضا کو زہریلی آلودگی سے پاک نہیں کر سکا ہے۔ لاہور پھر اسموگ کی کثافت میں دنیا کا پہلا شہر نامزد ہوا ہے۔ کئی علاقوں میں اسموگ شدید ترین ہے۔ صبح سویرے گلبرگ میں فضائی آلودگی کی شرح 1200 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ مال روڈ کے اطراف 433، شملہ پہاڑی کے گرد 533 شرح ریکارڈ ہوئی اور شہر کے مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 577 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تقریباً شہر بھر میں حد نگاہ 0 ہے۔ گزشتہ سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ انتظامیہ کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں، تاہم صورتحال تشویشناک ہے۔
जबकि दूसरी जानब सीनियर सूबाई वजीर ने इंसदाद स्मोक में शहरियों से ताउन की अपील कर दी है। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए मास्क लगाएं। उन्होंने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात तो किए जा रहे हैं, ताहम इस मसले से मिलकर निमटना होगा। बताऊंगी कि पिछले 8 माह में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर एक्टिविटीज की, इंटरवेंशन की पंजाब गवर्नमेंट ने, ये इससे पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त हम स्मॉग सीजन में एंटर हो चुके हैं, तो स्मॉग मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जो थी वो स्मॉग के सीजन में करती थी, लेकिन ये मिटिगेटिंग फैक्टर से काफी बेहतरी आई। लेकिन ये 8 से 10 साल का फिनोमेना है अगर आज हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो मेरी लाहौर के शहरियों से ज़रूर ये दरख्वास्त है कि बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकालें, उनको मास्क पहनाएं और अपनी खिड़कियाँ, अपने दरवाजे जो हैं उनको बंद रखें। लेकिन ये सारा डेटा इस बात का सबूत है कि जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी और स्टेट एयर का जो मामला है और इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। खैर हमें इसका बिल्कुल भी अब परवाह नहीं है जो गैर ज़रूरी तनकीद ये लोग करते हैं, लेकिन आज इस बात का अमली सबूत आया कि जो एकदम सॉर्ट अप किया और फिर दोबारा से वो स्टैग्नेंट हुआ, 283 के ऊपर ड्रॉप हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के हुक्म पर लाहौर में इस वक्त तदारुक क्रैकडाउन के दौरान 24 घंटों में 6 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। धुआं छोड़ने वाली 238 गाड़ियों को बंद कर दिया गया। बगैर तिरपाल ढांपे रेत, मिट्टी और दीगर आलूदगी का बायस बनने वाली 110 गाड़ियों को भी जुर्माना किया गया है। और अभी खबर यह है कि टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF ने शॉर्ट फॉल का पूरा करने के लिए मिनी बजट का इशारा दिया था, जो कि अब मुतालबे में बदल चुका है। आइंदा महीनों के शॉर्ट फॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वजीर आजम ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली है। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि शॉर्ट फॉल के बायस दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए FBR ऐसा बता रहे हैं कि टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए FBR 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर चुका है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इटली के सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में इटली के सफ़ीर ने लाहौरियों की जिंदा दली और मेज़बानी की तारीफ़ की है। अतालवी सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासर कुन करार दिया। मुलाकात में सयाहत, टेक्सटाइल, चमड़े की तिजारत, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती और सकाफ़ती वफूद के तबादलों के हवाले से इक़दामात पर भी बातचीत की। मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और इटली के बाहमी रब्त को सूदमंद मौशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाए। अतालवी सफ़ीरकार पंजाब आएँ तो हर मुमकिन सहूलत देंगे। और वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान वफ़द के हमरा मुश्तरका वज़ारती कमीशन के अहम इजलास और बिजनेस फोरम में शिरकत के लिए ताशकंद रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बैनुल हुकूमती कमीशन का नवा इजलास 4 नवंबर को ताशकंद में होने जा रहा है, जहां पर जाम कमाल पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी और उज़्बेक ताजिरों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी होंगी। 25 पाकिस्तानी कंपनीज के 33 ताजिरों की उज़्बेक हम मनसबों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, जबकि जाम कमाल ताशकंद में टेक्नो पार्क का भी दौरा करेंगे। और पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान बिलियन ट्री मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू करने पर इत्तफाक हो गया है। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर का एलामिया जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जर्मनी मंसूबे के दूसरे मरहले के लिए 20 मिलियन यूरो देगा। जर्मनी मंसूबे के पहले मरहले के लिए 13.5 मिलियन यूरो दे चुका है, जबकि तर्जुमान इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक बिलियन ट्री मंसूबे के पहले मरहले पर तेज़ी से काम जारी है। मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 एकड़ ज़मीन पर दरख्त लगाए जाएंगे। मंसूबे के जरिए माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। और अभी आपको अच्छी खबर देंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 865 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है। 100 इंडेक्स 1% इजाफे से 9,859 पर बंद हुआ है। बात की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज की। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता रहा है, मजबूत रुझान रहा है। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 865 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स 1% इजाफे से 9,859 पर बंद हुआ है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। खेलों से मुतालिक अहम खबर आ रही है। पीसीबी में अहम ओहदों पर तब्दीलियों का इम्कान है। आपको बताएं कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की तब्दीली मुतवक्के है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि समीर सैयद की बतौर नए COO पीसीबी तैनाती का भी इम्कान सामने आया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से ओहदों पर तब्दीली की जा रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदों पर तब्दीलियों का इम्कान है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को तब्दील किए जाने का इम्कान है और जराये का ये कहना है कि साबिक DC लाहौर समीर अहमद सैयद की बतौर नए CEO पीसीबी तैनाती का इम्कान है। और इसके साथ साथ पीसीबी वुमेन्स विंग की सरबराही जो है वो साबिक DC लाहौर राफिया हैदर को दिए जाने का इम्कान है। राफिया हैदर जो है वो DC लाहौर भी रह चुकी हैं और ये तब्दीलियां आइंदा हफ्ते मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी अपडेट करने के लिए। और वे पुरताएं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल अहमद अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला KP को मुलाकात के लिए खुसूसी इजाज़त मिली थी। मुलाकात में एहतजाजी तहरीक पार्टी और दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे। काफ़ी अरसे से वज़ीर आला KP की जानिब से कहा जा रहा था कि इजाज़त लेना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं दी जा रही है। लेकिन अभी खबर ये आ गई थी कि खुसूसी इजाज़त दी गई है। वहाँ पर बानी PTI से मिलेंगे। वज़ीर आला KP इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। आपको ये बता दें कि इस सिलसिले में खुसूसी इजाज़त उनको दी गई थी और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मुलाकात में एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात होगी। पार्टी और दीगर उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। और कराची में टूटी फूटी सड़कें बेहंगम ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगा है। कराची में जनवरी ता अक्टूबर 604 अफराद मौत की नींद सो गए। जनवरी सबसे ज़्यादा खूनी रहा। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। ट्रक चढ़ दौड़ा, कभी ट्रॉलर ने कुचल डाला, दोनों से बचे तो गाड़ी ने रोन डाला। कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई। साल के 9 माह में 604 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जाने लेने में जनवरी सरे फहरिस्त रहा। साल के पहले महीने में 94 अफराद जान भाग हो गए। फरवरी में 55 शहरी हादसात ने फना किए। मार्च में 39 अफराद मौत के मुंह में गए। अप्रैल में 64 अफराद लुक़्मा अजल बने। मई में 51 अफराद को गाड़ियों ने मार डाला। उनमें 75 अफराद का खून हुआ। जुलाई 40 अफराद के लिए जानलेवा रहा। अगस्त में भी 45 अफराद जान की बाजी हारे। सितंबर में गाड़ियां 71 जानों पर सितम ढा गईं। अक्टूबर में 64 अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर हुए। ट्रैफिक हादसात में ज्यादातर खवातीन और बच्चे मौत की आगोश में गए। और अब आपको ये बताएं कि दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का 12वां एडिशन 2024 कराची के एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होने जा रहा है। हर 2 साल के बाद होने वाली इवेंट आइडियाज़ की आखिरी नुमाइश साल 2022 में मुनक्किद हुई थी। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक जारी रहने वाले मेगा इवेंट के लिए खुसूसी तैयारियां अब आखिरी मरहले में हैं। हथियार बराए ये वो स्लोगन है जिसके तहत कराची के सबसे बड़े नुमाइशी मरकज आइडियाज़ में दिफाई नुमाइश 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। 4 रोज़ा नुमाइश में दुनिया भर से हथियार साज कंपनी, दिफाई माहिरीन और मुख्तलिफ ममालिक की अस्करी क़यादत शरीक होगी। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी आइडियाज़ 2024 में गैर मुल्की वफूद और मेहमानों के लिए जदीद तरीन हथियारों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब, दिफाई सनअतों से मुताल्लिक मौज़ूआत पर बैनुल अक़वामी सेमिनार, मीटिंग्स और निशान पाकिस्तान CVU पर होने वाला शो आइडियाज़ 2024 की रौनकें बढ़ाएगा। साल 2000 से मुसलसल कामयाबी की दास्तान बनने वाले आइडियाज़ का ये साल मुमकिना तौर पर शुरका की तादाद के लिहाज से तमाम गुज़िश्ता एडिशंस को पीछे छोड़ देगा। जनाब, अमरीकी रियासत वाशिंगटन में सदारती इंतखाबात के दौरान मुमकिना तशद्दुद से निमटने के लिए नेशनल गार्ड्स को स्टैंड बाय रहने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। रियासत के गवर्नर ने ऐलान किया है कि वो नेशनल गार्ड्स के कुछ अरकान को इंतखाबात के हवाले से मुमकिना तशद्दुद की इतलात और खदशात के पेश नज़र तैयार रखने के लिए फ़ाल कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि वो इंतखाबात से मुताल्लिक मुमकिना तशद्दुद के बारे में मालूमात और खदशात के बाद नेशनल गार्ड के कुछ अरकान को स्टैंड बाय रहने के लिए मुतहर्रिक कर रही हैं। और अमरीकी रियासत मिशिगन के अरब अक्सरी आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे बुलंद किए गए हैं। शहर में अरब अक्सरियत की वजह से वोटर्स की राय तकसीम है, जबकि एक तरफ US के नारे, जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मकामी वोटर्स का कहना है कि मिशिगन के मैदान में मुसलमान वोटर्स बाइख्तियार हैं और जीत का फ़र्क पैदा कर सकते हैं। मिशिगन के मुसलमान जानते हैं कि क्या दबाव पर लगा।
امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ڈیموکریٹ امیدوار کمالا ہیرس اور ریپبلکنز کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سوئس اسٹریٹ میں ووٹنگ کو قائل کرنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کمالا ہیرس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی دن ووٹوں کی گنتی سے پہلے ہی اپنی جیت کے اعلان کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ان سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکی انتخابات کے دن سے قبل اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کا پلان سامنے آ گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرانی فوجی حکام کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام نے ایران کی جانب سے ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تہران کا رد عمل اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ایسا سخت جواب دیا جائے گا کہ اسے پچھتانا پڑے گا۔ پاکستان کے شمالی علاقوں کی بلند و بالا چوٹیاں ہمیشہ سے کوہ پیماؤں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ 1954 میں پہلی بار K2 سر کرنے والی اطالوی ٹیم کی یاد میں اسکردو میں میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ نمائندہ خصوصی سلمان امان اس وقت میوزیم کے باہر موجود ہیں، جو ہمیں مزید تفصیلات بتائیں گے۔ سلمان بتائیے گا۔ پاکستان کے شمالی علاقے ہمیشہ سے ماؤنٹینئرز یا جو ایڈونچر سپورٹس ہے اس کے شوقین لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت موجود ہے یہاں پر K2 گرین پارک ہوٹل کی شکل کے اندر، جس کو گرین پارک ٹورزم کمپنی نے کنورٹ کیا ہے اولڈ PTCC ہوٹل سے، اور اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا گیا ہے، نیا ہوٹل بنایا گیا، اور یہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز موجود ہے جس کا نام ہے اٹالین K2 میوزیم، جو کہ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے 1954 میں پہلی سکسیسفل ایکسپیڈیشن کے کلائمبرز کو۔ آپ کو اس میوزیم کے اندر لے کے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اس میوزیم کے اندر کس طرح سے جو ماؤنٹینئرز ہیں اور ان کی جو کامیاب ایک ایکسپیڈیشن تھی اس کو پریزرو کیا گیا ہے۔ یہ میوزیم جو ہے اٹالین ایمبیسی کے تعاون سے بنایا گیا ہے، یہاں پر اس کو GB گورنمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور آپ کو میں دکھاؤں سب سے پہلے جیسے ہی آپ میوزیم کے اندر آتے ہیں، ایک پیرامڈ شیپ کا بڑا انٹرسٹنگ سا میوزیم ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ایک روایتی گھر جو ہے اسکردو کا اس کو شو کیا گیا ہے، جس کو اسکولے ہاؤس کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک ریپرزنٹیشن موجود ہے جس میں دکھائے گئے ہیں جو لوکل یہاں پہ ٹریز پائے جاتے ہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں نیچر کو پریزرو کرنا ہے، اور جو کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اس کے اندر نیچر پریزرو کرنا، ماحول کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سلمان بہت شکریہ آپ کا۔ سوئٹزرلینڈ میں زیورخ کا ریلوے اسٹیشن فوڈ اسٹریٹ بن گیا ہے۔ دیس دیس کے کھانوں کے سٹال سج گئے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی کھانوں نے بازی مار لی ہے۔ اسی پر آپ کو دکھاتے ہیں زیورخ سے مزمل عمران کی رپورٹ۔ سیاحوں کے دیس میں سچا کھانوں کا میلہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سوئس دارالحکومت میں 6 روزہ فوڈ فیسٹیول منعقد ہوا۔ زیورخ ریلوے اسٹیشن کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ اس میلے کے ذریعے سوئس حکومت سیاحوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ فوڈ فیسٹیول میں پاکستانی کھانے سب سے منفرد نظر آئے۔ دیگر ممالک کے ساتھ بھارتی کھانوں پر بھی بازی لے گئے۔ تو ہم پریزیڈنٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کو، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھوں میں نام آئے۔ تو الحمدللہ ہماری فیڈ بیک بھی بہت اچھی ہے کہ بہت ہی اچھا کھانا ہے، لذیذ کھانے ہیں۔ سوئس فوڈ فیسٹیول میں کھانے پینے کے ساتھ میوزک اور ڈانس کا تڑکا بھی لگا۔ اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔